हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज क्लास बीट द नीट सीरीज में आज आप सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की। इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स थे हमने उसके सुपर फास्ट रिवीजन प्लस 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज से मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बेटा आपको ऑल्टरनेट बेसिस पर सुपर फास्ट रिवीजन दूंगी सेशन का, चैप्टर का। उसके बाद हम नेक्स्ट डे लाइव करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा। इसमें सारे फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एकदम शूशटाक तरीके से हम रिवाइज कर लेंगे एंड देन कल की क्लास में बेटा 4 PM पर हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप ये वाला जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रहा है। चाहे आप एक नीट एस्पिरेंट है, चाहे आप एक बोर्ड एस्पिरेंट है, ये सुपर फास्ट रिवीजन से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज एंड तक बने रहें। और बस मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप साथ साथ नोट करते रहें, नहीं, नो नीड ऑफ दैट। आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये पूरा एक तरह का फॉर्मूला शीट है जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ नेक्स्ट 30 to 40 मिनट सुनना है कि मैम क्या बोल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट के साथ, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अभी तक इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं बेटा, उसमें हमने करंट का क्या नेचर पढ़ा, डायरेक्ट नेचर पढ़ा, यानी कि करंट हमेशा टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा था, कांस्टेंट वैल्यू पे रह रहा था। अगर करंट शुरू से सर्किट में 5 एम्पियर था तो 5 एम्पियर ही रहा एंड तक, है ना। करंट वाज नॉट चेंजिंग विद टाइम। बट ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि टाइम के साथ साथ बेटा जो करंट होता है, जो वोल्टेज होती है, वो चेंज होती रहती है, राइट। यानी कि इस एक्सप्रेशन की बात करें, I = I0 sin ओमेगा टी, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा आप देख सकते हैं बेटा ये फेज एंगल दैट इज ओमेगा टी चेंज होगा, जिसकी वजह से आपके पास कॉरस्पॉन्डिंगली करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। सो ऐसे करंट को जिसकी टाइम के साथ वैल्यू चेंज होती रहती है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। अब अगर करंट बेटा ऑल्टरनेटिंग है तो उसका सोर्स जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ होगा, यानी कि वोल्टेज बेटा, वो भी क्या रही होगी, कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिंग रही होगी। तो V = V0 sin ओमेगा टी, दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज व्हाट, दिस इज रेफर टू एज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम। ओके, अगर टाइम के साथ साथ बेटा बात करें तो एक कंप्लीट साइकिल में करंट कितनी बार मैक्सिमम वैल्यू लेता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन वन कंप्लीट साइकिल करंट कितनी बार मैक्सिमम वैल्यू लेता है, तो आंसर इज 2 टाइम्स। एक बार पॉजिटिव में मैक्सिमम होता है, एक बार नेगेटिव में मैक्सिमम होता है। बेटा दिस वैल्यू इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, दिस वैल्यू इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज नोन एज पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम, पीक और यू कैन से मैक्सिमम वैल्यू। ये तो बेसिक्स है, ये सब चीजें आपको पता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, मीन एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स। अब जब हम डीसी करंट्स की बात कर रहे थे या डीसी वोल्टेज की बात कर रहे थे, उसमें हमने सिंपली करंट को डिफाइन कर दिया था, करंट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर, वोल्टेज इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट या 10 वोल्ट, जितनी भी है ना, डिफाइन कर दिया था सेल या बैटरी की वोल्टेज को और फर्दर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वो करंट प्रोड्यूस कर रही है उसको। बट यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप की वोल्टेजेस एंड डिफरेंट टाइप के करंट को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली अगर बात की जाए मीन और एवरेज वैल्यू। अब आप ये चीज नहीं देख सकते हैं बेटा, अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल में बात करूं, जितना आपके पास पॉजिटिव वैल्यू उतना ही आपके पास नेगेटिव वैल्यू। अगर 0 से T कंप्लीट एक टाइम पीरियड की बात करें तो जितनी आपके पास पॉजिटिव वाली साइड वैल्यू है उतनी ही नेगेटिव वाली साइड वैल्यू है। तो अगर बेटा मैं एवरेज निकालूंगी ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड T, आपके पास एवरेज निकाल लिया जाए तो बेटा वैल्यू क्या आती है, करंट की भी वोल्टेज की भी एवरेज वैल्यू फॉर अ फुल साइकिल आती है आपके पास 0। फुल साइकिल के लिए बेटा वैल्यू 0 आती है, चाहे करंट की पूछ लें चाहे आपसे वोल्टेज की पूछ लें। बट अगर आपसे पूछा जाए फॉर द हाफ साइकिल के लिए वोल्टेज की या करंट की वैल्यू क्या रहती है, एवरेज वैल्यू, तो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है कि आपको हाफ साइकिल के लिए पता होनी चाहिए। वैल्यू आती है बेटा 2I0/π, ठीक है, 2I0/π। एंड अगर वोल्टेज की बात करें बेटा 2V0/π, और इसको अगर आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे 0.636 ऑफ I0 दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू एंड 0.636 ऑफ V0 दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो इसमें एक शॉर्टकट आपको याद रखना होता है बेटा। अगर आपके पास लीनियर टर्म्स का एवरेज निकालना आ जाए, लेट अस सपोज साइन ऑफ ओमेगा टी, इसका पावर क्या है बेटा 1 है। साइन ओमेगा टी का अगर कंप्लीट साइकिल में आपको एवरेज निकालना पूछे बेटा वैल्यू रहती है 0। अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक टर्म आ जाए उसका एवरेज निकालना पूछे बेटा वैल्यू रहती है हाफ। ये आप हमेशा याद रखेंगे, दिस इज अ शॉर्टकट बट इट इज वैलिड फॉर वन कंप्लीट टाइम पीरियड दैट इज फ्रॉम 0 से लेकर T तक, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है बेटा IRMS की। IRMS क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है और उसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। रूट मीन स्क्वायर जैसे कि नाम बता रहा है, सिंपली वैसे ही आपको करते चलना है बेटा। अगर आपके पास करंट का एक्सप्रेशन गिवन है I = I0 sin ऑफ ओमेगा टी, फॉर दिस काइंड ऑफ करंट आप इस करंट को सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर करेंगे। आप इस करंट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आप इसका मीन लेंगे। मीन लेंगे तो बेटा आपके पास I0 का मीन तो
आई नॉट ही रहेगा। साइन ऑफ ओमेगा टी का बेटा अगर आप मीन लेंगे यानी कि एवरेज लेंगे ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड, जब इसका स्क्वायर करने के बाद एवरेज लेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी आता है, जहां जिसकी वैल्यू रहती है हाफ। ओके, उसके बाद बेटा आपको इसका क्या ले लेना है, रूट ले लेना है। रूट मीन स्क्वायर में उल्टा चलते हैं, पहले स्क्वायर लेते हैं, देन मीन लेते हैं, देन रूट लेते हैं। आंसर आता है आपके पास बेटा आई नॉट बाय √2। अगर एवरेज फाइंड करना है बेटा, सिमिलरली अगर मैं कंप्लीट साइकिल में वोल्टेज का एवरेज बोलूं 0, हाफ साइकिल में वोल्टेज का एवरेज बोलूं 2V0 बाय पाई, और VRMS की वैल्यू पूछूं बेटा तो वैल्यू आ जाएगी V0 बाय √2। ये वैल्यूज को आपको क्या करना है, रिमेंबर रखना है, याद करना है, बिकॉज इनके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। VRMS इज इक्वल्स टू V0 बटा √2, ये वैल्यू आप याद रखेंगे। यू नीड टू CTM दिस वैल्यू। ठीक है, आई होप यहां तक आपको सब चीजें याद आ गई हैं। तो बढ़ते हैं फिर आगे। फिर बात करते हैं बेटा फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट की। अब फेज डिफरेंस क्या होता है, बहुत बार ये चीज़ें मैंने आपको डिटेल में कराई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्लासेस आपको इन डिटेल देखनी है, ये चैप्टर्स आपको इन डिटेल देखनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ठीक है, आपके पास इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो बेटा उसमें डिटेल्ड लेक्चर्स करवा रखे हैं सब चैप्टर्स के, तो वहाँ पे आप जाके डिटेल में ये पढ़ सकते हैं। दिस इज अ सुपर फास्ट रिवीजन जिसमें मैं फटाफट से आपको चीज़ों को रिवाइज करवा रही हूँ। फेज डिफरेंस की बात करें बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, तो बेटा फेज डिफरेंस क्या होता है, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास ये कोई साइन वेव है, ठीक है, दिस इज अ वेव, ओके, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज बेसिकली एम्पलीट्यूड और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। अगर हम यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करें तो आपको एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मैं सिमिलर एक और वेव बना दूँ तो ये वेव जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुँच रही है, ये वाली वेव भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है। जब ये 0 पे आ रही है तो ये भी 0 पे आ रही है, जब ये नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू पे आ रही है, ये भी नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू पे आ रही है। मतलब ये दोनों क्या है बेटा, दे आर इन फेज, इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। एंगल वाइज इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अगर हम यहां पर इस टाइप का वेव फॉर्म बनाएं तो आप देख सकते हैं इस वेव और इस वेव में कुछ तो फेज डिफरेंस है। हाउ टू आइडेंटिफाई इट, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन रहता है बेटा, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, ये है 270, ये है 360। जितने का फेज डिफरेंस आता है दूसरी वेव उस पॉइंट से स्टार्ट होती है। अगर आप यहां पर देखें, ये मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव में, मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव में, मतलब इस वेव और इस वेव में कितने का फेज डिफरेंस हुआ, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हुआ। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का कर्व आ जाए बेटा, अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का कर्व आ जाए, इसमें और इसमें बेटा कितने का फेज डिफरेंस हुआ, आप देख सकते हैं ये वाला कर्व जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसमें और इसमें बेटा 180 का फेज डिफरेंस हुआ। तो अगर हम वोल्टेज और करंट की बात करें बेटा, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंट डिफरेंट रहता है। हम स्टडी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट केसेस में क्या रहता है, वी विल बी स्टडिंग टुडे। बट ये चीज़ आप याद रखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास कौन सा सर्किट दिया गया है, उस सर्किट में कौन से एलिमेंट्स लगाए गए हैं, उसके हिसाब से बेटा फेज डिफरेंस बताते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे चेकआउट करें बेटा, अगर आप बात करें वोल्टेज की और करंट की, आप देख सकते हैं ओमेगा टी के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे करंट क्या है बेटा, फाई से आगे है, यानी कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस हुआ, फाई का फेज डिफरेंस हुआ। और एक बात आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, जो भी आगे होता है, लेट अस सपोज अगर यहाँ पे बात करें करंट आगे है कितने फेज से, 5 फेज से, तो बेटा जो भी आगे होता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज आगे बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आगे बनाते हैं यूजिंग फेजर्स। फेजर्स क्या होता है बेटा, फेजर्स इज अ वेक्टर जो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और फेजर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बताता है। अगर मुझे फेजर डायग्राम बनाना है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस शो करना है तो बेटा इसमें आपके पास कौन सी चीज आगे है, करंट आगे है, करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, कितने से, 5 से, तो उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। एंड दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स इज नोन एज फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम्स में फेजर क्या है, फेजर इज अ काइंड ऑफ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका जो लेंथ है वो क्या होता है, मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो भी क्वांटिटी 5 से 90 डिग्री से 180 डिग्री से किसी भी एंगल से आगे है विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, उसको हम एंटी क्लॉकवाइज आगे बनाते हैं। आप देख सकते हैं करंट 5 से आगे था तो इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज बेटा आगे बनाया विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज। अब डिस्कस करते हैं इंपेडेंस एंड रिएक्टेंस के बारे में। व्हाट इज इंपेडेंस, व्हाट इज रिएक्टेंस। नाउ
एक चीज समझिए, जब तक हम क्लास 10th में थे हम सिंपल रेजिस्टर नेटवर्क पढ़ते थे तो हम उसमें रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते थे। हम सिंपल रेजिस्टर नेटवर्क की बात करें तो वहां पर बेटा आती है रेजिस्टेंस। अगर यहीं पर मैं कैपेसिटर की बात करूं, है ना, कैपेसिटर की बात करूं तो बेटा कैपेसिटर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देता है फ्लो ऑफ करंट को, उसको हम डिनोट करते हैं XC से, जिसको बोलते हैं बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसी पेज पे बेटा सब कुछ समराइज करवा देती हूँ आपको। दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास सर्किट में इंडक्टर लगा है तो इंडक्टर भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है जिसको डिनोट करते हैं XL से, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर हम बात करें कि हमारे पास किसी सर्किट में बेटा तीनों लगे हैं, R भी लगा है, L भी लगा है और C भी लगा है, बेटा कंबाइंड इस पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? Z से डिनोट करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इम्पीडेंस। आगे अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। जैसे सिमिलरली हम ओम्स लॉ लगाते हैं, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू IR से अगर मुझे Z की वैल्यू निकालनी है तो Z क्या होगा? इम्पीडेंस क्या हो जाएगी? टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट। ठीक है, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल करंट, V0 बाय I0, VRMS बाय IRMS। ठीक है, इज इट? आई होप दीज थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज, अगर हम XL और XC की बात करें कि ये वैल्यू वाइज कितने के इक्वल होती है। अब रेजिस्टेंस R आपको गिवन होगा 10 ओम के बराबर है, बट आप एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, जब फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जब फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज आता है तो कभी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है बेटा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बट अगर हम बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस की बेटा, इट इज डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी बदल दी जाए, है ना, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी जाए या डिक्रीज कर दी जाए, ठीक है, उसके फ्रीक्वेंसी, आई होप ना आपको पता है क्या होता है, द नंबर ऑफ साइकिल्स पासिंग इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, राइट बेटा। XL की वैल्यू रहती है ओमेगा इंटू एल, यानी कि अगर आप ओमेगा को बात करें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, यूनिट्स का ध्यान रखना। स्मॉल f लीनियर फ्रीक्वेंसी रहता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहता है। अगर हम यहाँ पे बात करें XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, बेटा जब आप ओमेगा को इंक्रीज करेंगे यानी कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो XL की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी कि जो इंडक्टर है वो ज्यादा रेजिस्टेंस देगा आपके पास। किस काइंड के करंट को बेटा? हम यहाँ पे बात करें ऑल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस देगा यानी कि करंट की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वहीं पर हम XC की बात करें यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें बेटा, XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा होता है, 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर होता है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो बेटा जैसे ही आप ओमेगा को बढ़ा देंगे, ओमेगा को इंक्रीज करते हैं, आपके पास XC की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, XC की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। फर्दर इन दोनों केस को मैं अगर चेंज कर दूं DC में, यानी कि अगर हम DC सोर्स की बात करें, DC सोर्स में ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि बेटा DC सोर्स में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कहां पे आएगी यार? फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, DC सोर्स में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0। बेटा अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 तो XL की वैल्यू क्या होती है? 0 के इक्वल होती है। यानी कि हम यहां पे अगर डिस्कस करें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा अगर 0, XL की वैल्यू 0, यानी कि DC करंट को इंडक्टर इग्नोर ही कर देता है। वो समझता है कि कुछ गुजर ही नहीं रहा, आराम से गुजरने देता, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं देता। बट अगर हम कैपेसिटर की बात करें बेटा, अगर ओमेगा की वैल्यू 0 हो जाती है, फ्रीक्वेंसी 0, तो XC मैक्सिमम, यानी कि कैपेसिटर DC करंट को क्या करता है? ब्लॉक करता है। आई होप आपको ये चीज याद आ गई है, दैट कैपेसिटर ब्लॉक्स DC करंट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस लगी है, बिल्कुल बेसिक सर्किट है बेटा। यहाँ पे V और I आपके पास इन फेज रहते हैं, उनमें कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। V और I का जो डायग्राम रहता है वो ओवरलैपिंग बनता है, यानी कि जो वोल्टेज रहता है और करंट रहता है बेटा वो इन फेज रहता है। बट ये कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास जब आप करंट की वैल्यू निकालते हैं तो वो V/R होती है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू बेटा कम होगी एज कंपेरेटिव टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो करंट का जो फेजर है वो छोटा बनाया जाता है एज कंपेरेटिव टू द वोल्टेज का फेजर। फेज डिफरेंस कितना रहता है? 0 रहता है। यहाँ पे करंट और वोल्टेज की इक्वेशन V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी
के इक्वल आता है। कभी कभी आपको V और V नॉट की जगह E और E नॉट दिखेगा, घबराना नहीं है, सेम बात ही है, वोल्टेज ही होता है। यहाँ पे आप इंपेडेंस को बेटा किसके इक्वल लिख देंगे, रेजिस्टेंस के इक्वल लिख देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके पास, रेजिस्टर ही तो है सर्किट में। नेक्स्ट अगर बात करें प्योरली इंडक्टिव सर्किट, यानी कि किसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या लगा बेटा, इंडक्टर लगा है, एसी सोर्स दिया है, प्योरली इंडक्टर सर्किट है। प्योरली इंडक्टर सर्किट में बेटा जो वोल्टेज रहती है वी रहता है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये फंक्शन रहता है। आई क्या रहता है बेटा इस केस में, ध्यान से देखिएगा, जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो करंट पिछड़ जाता है वोल्टेज से, कितने फेज से, 90 डिग्री के फेज से, π/2 से बेटा करंट पिछड़ जाता है एज कंपैरेटिव टू द वोल्टेज। तो यहाँ पे लैग आ जाता है बेटा, करंट में लैग आता है 90 डिग्री का, करंट में लैग आता है 90 डिग्री का। ऐसे याद रखेंगे, प्योरली रेजिस्टर देन प्योरली इंडक्टर। प्योरली इंडक्टर केस में वोल्टेज ने करंट को धोखा दे दिया, करंट पीछे रह गया, कितने से, 90 डिग्री से। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा इंटू एल होती है, जैसे जैसे ओमेगा को बढ़ाओगे एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अगर आप ग्राफ्स देखो, कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स यहाँ पे, सबसे पहले है फेजर डायग्राम। बेटा फेजर डायग्राम में मैंने अगर बोला वोल्टेज आगे है करंट से, तो सबसे पहले आपको ये चीज दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर वोल्टेज करंट से आगे है तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज आगे बनाएंगे। वही किया है मैम ने यहाँ पे, वही चीज की है कि एंटी क्लॉकवाइज बेटा वोल्टेज क्या है, आगे है एज कंपैरेटिव टू द करंट, ठीक है, कितने से, 90 डिग्री के एंगल से। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको जो याद रखनी है बेटा, जो करंट का फेजर है वो एज कंपैरेटिव टू द वोल्टेज का फेजर आपको क्या करना है, छोटा ड्रॉ करना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा एक्सएल और फ्रीक्वेंसी की, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दिस इज अ लीनियर फ्रीक्वेंसी, एक्सएल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। 90 डिग्री वेव फॉर्म में अगर आपको डिफरेंस दिखाना है बेटा, दिस इज नॉर्मली जो ब्लू सॉलिड लाइन है, दिस इज अ वोल्टेज का ग्राफ, डॉटेड आप देख सकते हैं π/2 के फेज डिफरेंस से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज करंट का ग्राफ, और करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू से कहीं ना कहीं कम है। नेक्स्ट अगर चलते हैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है देखेंगे ध्यान से। एसी सप्लाई दिया हमने प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को, तो बेटा जो वोल्टेज धोखा देके करंट को आगे चली गई थी, अब करंट आगे चला गया और वोल्टेज पीछे रह गई। हमेशा ऐसा एक चीज़ याद रखना लाइफ में, आपके क्लोज जो बहुत होता है, अगर वो आपको कभी धोखा दे दे बेटा, तो लाइफ में कभी ना कभी सबक उसको जरूर मिलता है। तो ये वही सीन है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा करंट जो है वो अब आगे निकल गया है वोल्टेज से, करंट जो है वो लीड कर रहा है कितने से बेटा, π/2 से। करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय द एंगल ऑफ π/2, फेज डिफरेंस इज π/2। अब इसके केस में अगर फेजर सोचो, अब बेटा जो लीड कर रहा है वो तो आगे होगा, बोलो जो लीड कर रहा है वो आगे होगा, जो लैग कर रहा है वो पीछे होगा, जो लैग कर रहा है वो पीछे होगा। करंट आगे होगा कितने एंगल से बेटा, π/2 से। करंट आगे होगा कितने एंगल से, π/2 से। मैक्सिमम वैल्यू इसकी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी। यही फेजर्स हैं जो घूम के बेटा आपको वेव फॉर्म देते हैं, ठीक है, यही फेजर्स हैं जो घूम के आपको वेव फॉर्म देते हैं। फेजर्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ये चीज आप याद रखेंगे। बट इस केस में अगर अपन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, आप देखिए ध्यान से, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं बेटा, एक्सी की वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक्सी की वैल्यू 1/ωc होती है, ओमेगा को आप फर्दर 2πf डाल सकते हैं। सो दे आर व्हाट, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर भी दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस रहता है वो 90 डिग्री रहता है। एंड बेटा इस केस में जो करंट रहता है वो लीड करता है, करंट इज लीडिंग इन दिस केस। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, अभी वोल्टेज 0 ही थी, करंट उस टाइम अपने मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहा था 90 डिग्री से, ठीक है। सो कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पर जो अगेन इनके बीच में फेज डिफरेंस रहेगा वो 90 का ही रहेगा, बट जो लीड करेगा इस बारी करंट लीड करेगा, ठीक है। इस बार क्या लीड करेगा बेटा, करंट लीड करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलसी ऑसिलेशंस की, एलसी ऑसिलेशंस पे आने से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगी बेटा सीरीज एलसीआर सर्किट। पहले सीरीज एलसीआर सर्किट डिस्कस करेंगे, फिर हम जाएंगे उसके ऊपर वापस, दैट इज एलसी ऑसिलेशंस के ऊपर, ठीक है। सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या था, अब मैंने तुम्हें बोला जब एल सी और आर को आप इकट्ठे से लगा दो, ठीक है, एल सी और आर को आपने सर्किट में इकट्ठे से लगा दिया और इसके अबाउट आपने कोई एसी सोर्स लगा दिया, ठीक है। दिस इज एल, दिस इज सी, दिस इज आर। नाउ लेट मी नो बेटा, ये सबको समझ में आता है। अगर करंट इस तरीके से है, इसको हमने कैसे लिया बेटा, सीरीज में लिया है, इसको हमने कैसे लिया है, सीरीज में लिया है। एल सी और आर को हमने सीरीज में लिया है। करंट बेटा सीरीज में हर एक एलिमेंट के अबाउट सेम होगा, सीरीज में करंट सेम रहता है, नो डाउट ऑन दिस, सीरीज में करंट सेम रहता है।
अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें बेटा, अगर करंट ऐसे है तो आपके पास इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में होगी, दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। सीरीज में वोल्टेज जो रहती है वो हर एक एलिमेंट के अबाउट डिफरेंट डिफरेंट रहती है। अगर तीनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, है ना, तीनों के अबाउट जो रुकावट आ रही है करंट को वो सेम होगी, तो सेम वैल्यू देगा वो वोल्टेज डिफरेंस की। बट यहाँ पर इसके अबाउट मैं अभी पोटेंशियल ड्रॉप ले रही हूँ VR, इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप VC और इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप VL। ठीक है, आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। बेटा यहाँ पे VR और I की डायरेक्शन सेम रहेगी। अब अगर करंट इस तरीके से जा रहा था कैपेसिटर के केस में, बेटा कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता था, वोल्टेज लैग करती थी, कितने एंगल से? 90 एंगल से। तो बेटा यहाँ पे VC इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, VC आ जाएगा नीचे की तरफ, कितने एंगल पे होगा बेटा? 90 डिग्री पे करंट लीड कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको आगे बनाया। देन बारी आती है बेटा, करंट इसमें सेम एज इट इज जा रहा है, बट इन द केस ऑफ इंडक्टर आपके पास जो वोल्टेज थी वो लीड करती थी बाय द एंगल ऑफ व्हाट? बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू, द फेजर डायग्राम्स आर क्लियर। अगर हम इन तीनों फेजर डायग्राम को कंबाइन करें तो आपके पास कुछ इस तरीके का फेजर डायग्राम बनेगा। बोलो, आपके पास कुछ इस तरीके का फेजर डायग्राम बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। दिस इज करंट और VR की डायरेक्शन, बेटा ये VL और ये VC। अब मुझे अगर नेट वोल्टेज निकालना है तो मैं क्या करती थी बेटा? यहाँ पे 3 केसेस आते हैं। पहला केस आता है अगर VL VC से बड़ा हो, यानी कि इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट हो। अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट है तो बेटा इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट में जो वोल्टेज होती है वो लीड करती है। इस केस में जब हम बात करेंगे बेटा वोल्टेज लीड कर रही है तो कैसे बताएंगे? बोलो, अगर इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट है, VL VC से बड़ा है, तो ओवरऑल अपने पास डायग्राम कैसा बन जाएगा? इस केस में ओवरऑल डायग्राम बन जाएगा बेटा इस तरीके से। I इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में VL माइनस VC आ जाएगा, इस डायरेक्शन में बेटा I के साथ साथ VR भी आएगा, और इनका अगर आप नेट वोल्टेज सॉल्व करोगे दिस विल बी द वैल्यू ऑफ V नेट, जो कि 5 फेज से आगे होगा एज कंपैरेटिव टू करंट। इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट है, अगर VL VC से बड़ा है, अगर VL VC से बड़ा है, इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट होगा। इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट के केस में आपके पास, आप एक चीज याद रखें, इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट में आप एक चीज याद रखें बेटा कि इंडक्टर डोमिनेटिंग सर्किट में हमेशा आपके पास अगर VL VC से बड़ा है, VL VC से बड़ा है, तो आपको हमेशा वोल्टेज लीड करती दिखाई देगी करंट के विद रिस्पेक्ट टू। बट अगर आप सेकंड केस इसमें सब केस लें कि VC VL से बड़ा है, यानी कि बेटा I और VR की डायरेक्शन तो ये, बट इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? VC माइनस और VL आ जाएगा। अब आप नेट वोल्टेज निकालेंगे तो यहाँ आएगी इस डायरेक्शन में। तो बेटा आप इस केस में देख सकते हैं जब कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट है, कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट के केस में जो करंट होता है वो लीड करता है नेट वोल्टेज से बाय द एंगल ऑफ 5। ठीक है, फिर तीसरा केस आता है जब आपके पास VL इक्वल्स टू VC हो जाए। बेटा जब VL इक्वल्स टू VC हो जाए उस केस में XL भी XC के इक्वल हो जाता है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज अ केस ऑफ रेजोनेंस। मतलब उस सर्किट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर सर्किट। रेजिस्टर जो है वो एक्टिव रह जाता है, L और C बेटा निकल जाता है सर्किट से। वो रेजोनेंस का कंडीशन होता है, उसमें आपको करंट मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, वो रेजोनेंस का कंडीशन होता है, उसमें आपको करंट मैक्सिमम मिलता है। दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ रेजोनेंस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर हमने VL को ग्रेटर देन माना था VC से, तो बेटा इस केस में आपके पास VL माइनस VC बना था, यहाँ पे ये VR बना था, इसी के डायरेक्शन में आया था, और ये V नेट बना था, यहाँ पे आया था आपके पास फेज डिफरेंस 5। ठीक है बेटा, अगर मैं इसी के इक्विवेलेंट एक सर्किट बनाऊं जिसमें मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंसेज हैं उसको लेबल करूं, तो बेटा इस साइड को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? XL माइनस XC से। इस साइड को R से रिप्रेजेंट करूंगी, और जो नेट रेजिस्टेंस होगी बेटा उसको किससे रिप्रेजेंट करूंगी? इंपेडेंस से रिप्रेजेंट करूंगी। तो बेटा इंपेडेंस कैसे निकालते हैं? जैसे आप सिंपल वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही बेटा। Z ये वाला साइड जो है ट्राइंगल का वो XL माइनस XC के बराबर हो जाएगा बेटा, XL माइनस XC होल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर प्लस 2 XL माइनस XC इंटू R कॉस ऑफ 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 0 होता है तो वो वाली टर्म लिखते नहीं है। तो इंपेडेंस की वैल्यू ये आ जाती है अगर आपके पास सर्किट में कौन बड़ा है बेटा? इंडक्टर बड़ा है। अगर कैपेसिटर डोमिनेटिंग सर्किट है, VC ग्रेटर देन VL है, तो उस केस में बेटा इंपेडेंस आ जाता है आपके पास XC माइनस ऑफ XL होल का स्क्वायर
प्लस ऑफ आर का स्क्वायर। ठीक है, जब आपके पास बेटा VL VC के बराबर हो जाए, XC XL के बराबर हो जाए, तो आप यहां से देख सकते हैं बेटा उस केस में इंपेडेंस किसके इक्वल आ जाता है, जब VL VC के बराबर हो जाए बेटा तो उस केस में Z R के बराबर हो जाता है, क्योंकि XL XC के बराबर हो जाता है। अगर XL XC के बराबर हो जाता है तो यहां से इस सर्किट को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग सर्किट। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट क्या मिलता है बेटा, मैक्सिमम मिलता है। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। और अगर करंट मैक्सिमम मिलता है तो आपके पास, अगर मैं बोलूं इस केस में, आप मुझे बताइए कि फेज डिफरेंस कितना रह जाएगा वोल्टेज और करंट के बीच में। अरे भाई, जब XL और XC इक्वल हो गए, VL VC के इक्वल हो गया, तो उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर रह गया। और जब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर रह गया तो आप एक चीज याद रखेंगे बेटा, जो फेज होगा वो क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टर के केस में तो वोल्टेज और करंट फ्रेंड्स थे ना बॉस। तो यहां पर फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 0, V इज इक्वल्स टू VR, Z इज इक्वल्स टू R इन दिस केस। ठीक है, Z इज इक्वल्स टू R इन दिस केस। सो जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप याद रखेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट बोर्ड्स में भी, 1/√LC। ठीक है, अगर आप लीनियर फ्रीक्वेंसी देखना चाहते हैं तो 1/2π√LC। दिस इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो बेटा वहां से एक और टर्म आती है क्वालिटी फैक्टर। चलिए अब इस ग्राफ को समझते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या था, देखो बेटा, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम आ रहा है, तो अगर मैं करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी बना रही हूँ तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बेटा मुझे करंट की वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। अदर देन दैट, जब लोअर फ्रीक्वेंसीज की बात करूं तो बेटा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू से तो करंट की वैल्यू क्या है, कम ही है। मैक्सिमम वैल्यू से करंट की वैल्यू क्या है, कम ही है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली बेटा हम दो फ्रीक्वेंसीज लेते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम दो फ्रीक्वेंसीज लेते हैं जिन पे हम सारी चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट मैक्सिमम है, तो बेटा अभी मैं पावर के बारे में आगे डिस्कस करूंगी, बट ये अंडरस्टूड है, अगर करंट मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है तो पावर भी मैक्सिमम है। इस मैक्सिमम पावर से हम ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जहां पे पावर क्या हो जाए, आधी हो जाए। जहां पे पावर क्या हो जाए, आधी हो जाए। बेटा उन पॉइंट से अगर हम दो फ्रीक्वेंसीज नोट करें, ω1 एंड ω2, ω1 एंड ω2, ω1 से लेकर ω2 तक की फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज नोन एज बैंडविड्थ। जब आप रेडियो को ट्यून करते हैं, व्हेन यू ट्यून द रेडियो, तो एक पर्टिकुलर एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे आपको क्लियर सुनाई देता है। बाकी आसपास वाली फ्रीक्वेंसीज पर बेटा सिग्नल भी होता है और साथ साथ डिस्टर्बेंस भी होती है। तो ये वही बैंडविड्थ है। ठीक है, ये वही बैंडविड्थ है बेटा। इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे कितनी होती है, R/2L। इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, R/2L, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2L की वैल्यू। अगर आपको कोई पूछे हाफ बैंडविड्थ कितना होता है, अगर आपसे कोई पूछे हाफ बैंडविड्थ कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, आधा बोल दोगे, दैट इज R/2L। अगर आपको कोई पूछे फुल बैंडविड्थ कितना होता है, तो R/2L प्लस R/2L, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि बेटा कितना आ जाएगा, R/L। ठीक है, कितना आ जाएगा, R/L। गॉट इट। तो आपके पास फुल बैंडविड्थ और हाफ बैंडविड्थ समझ में आ गई है। आई होप आपको फुल बैंडविड्थ और हाफ बैंडविड्थ समझ में आ गई है। तो बेटा फुल बैंडविड्थ W, डेल्टा W को क्या लिखेंगे, R/L लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है, शार्पनेस बताता है कर्व की। अगर ये कर्व, अगर आपके पास एक ये कर्व है और एक और कर्व दे दिया जाए कुछ इस तरीके का, तो आप क्या बोलोगे, रेजोनेंस किस में बेटर है बेटा, इस वाले कर्व में बेटर है, क्योंकि इसको हम और ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू तक लेकर जा पा रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिल रहा है, और इसमें शार्पनेस ज्यादा है कर्व की। जितनी ज्यादा शार्पनेस उतनी ही ज्यादा रेजोनेंस बढ़िया। तो बेटा एक चीज तो समझ में आती है कि जितना ज्यादा शार्पनेस बढ़ेगा आपके पास ये बैंडविड्थ उतना ही कम होगा। तो क्वालिटी फैक्टर अगर आपको ज्यादा बढ़ाना है तो बेटा बैंडविड्थ की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, यानी कि आपको सिलेक्टिविटी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आपके पास 10 बॉल्स हैं और 10 बॉल्स में से 10 बॉल्स हैं जिसमें से 9 बॉल्स
बॉल्स आपके पास रेड कलर की हैं और एक बॉल आपके पास ब्लैक कलर की है, तो बेटा उसमें से आपको अगर ब्लैक बॉल चुननी है तो मुश्किल होगा। वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि आपके पास 5 ही बॉल्स हैं और उसमें से 4 रेड है और एक ब्लैक है, तो वहाँ 5 बॉल्स में से प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि आपके पास बेटा जब चीज़ कम होगी उसमें से आप करेक्ट सिग्नल ज़्यादा अच्छे से ढूंढ पाएंगे, तो जब बैंडविड्थ की वैल्यू कम होगी तो ज़्यादा अच्छे से बेटा पीक वैल्यू को ढूंढ पाएंगे। यानी कि अगर 92.7 पर आपको सही से सुनाई देता है, अगर वो अपनी बैंडविड्थ बेटा सिर्फ 2 या 3 यूनिट्स की इधर उधर कर दें, ज़्यादा बैंडविड्थ ना रखें, तो इट विल बी बेटर फॉर यू टू फाइंड द करेक्ट सिग्नल इन विच यू विल बी हियरिंग द वॉइस क्लियरली, राइट। सो इस केस में बैंडविड्थ को कम करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाने के लिए बैंडविड्थ को कम करना पड़ेगा, यानी कि सिलेक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू रहती है ओमेगा डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, ओमेगा डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, जिसको हम इसको बेटा मैंने अभी बताया आपको क्या होती है, R बाय L के इक्वल होती है। दिस इज R बाय L। सो आपके पास क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ R बाय L। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का। पहले आई होप आपको इतने फॉर्मूला समझ में आ गए हैं, तो बेटा एक और फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा, 1/r अंडर रूट ऑफ L by C. This is also a formula for the quality factor. So these were some concepts जो कि हमने पढ़ लिए हैं। लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते चलते हैं, उसके बाद सिर्फ AC जनरेटर रह जाएगा, फिर एक LC ऑसिलेशंस पे वापस आएंगे बेटा। पावर डिसिपेशन इन AC सर्किट्स। अब देखो हमें RMS की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ RMS वैल्यू। हम एवरेज वैल्यू थी हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी हमारे पास करंट की, बट RMS वैल्यू की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज अगर बेटा हम बात करें कि मुझे AC सर्किट में DC सर्किट जितना, AC सर्किट में DC सर्किट जितना वैल्यू चाहिए, रेजिस्टर के अबाउट अगर मैं सपोज करो 5 एम्पियर्स का DC करंट फ्लो करवा रही हूँ और वो कुछ अमाउंट तक हीट हो रहा है, ठीक है, उसमें कुछ डेसिपेशन आ रहा है, हीट एनर्जी आ रहा है, हीट हो रहा है, पावर डेसिपेशन हो रहा है। अब वही सेम डेसिपेशन, वही सेम पावर का मुझे वैल्यू चाहिए, बट मुझे सोर्स तो AC अप्लाई करना है। AC सोर्स में बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू की प्रॉब्लम क्या रहती है, वो हर जगह अपनी वैल्यू जो है वो चेंज कर रहा है। अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो हमको एक ऐसी वैल्यू चाहिए थी जो DC इक्विवेलेंट हो। सो वी फाउंड अ वैल्यू विच इज नोन एज RMS वैल्यू विच इज इक्विवेलेंट टू द DC इक्विवेलेंट वैल्यू। ठीक है, सो बेटा अगर आप IRMS जितना करंट फ्लो करवाते हैं किसी रेजिस्टर के अबाउट, तो जितना उसमें पावर डिसिपेट होगा, हीट डिसिपेट होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द सेम अमाउंट। अगर उतने ही अमाउंट का बेटा आप हीट फ्लो करवाते हो, सॉरी करंट फ्लो करवाते हो अबाउट द दैट रेजिस्टर, और वो करंट कैसा हो, DC करंट हो। ठीक है, सो मतलब कहने का मतलब अर्थ है बेटा, अर्थ ये निकलता है कि जो IRMS वैल्यू है दैट इज DC इक्विवेलेंट वैल्यू। बट यहां पर आप एक चीज ध्यान दें बेटा, जो पावर होती है DC में उसको हम V इंटू I लिख सकते हैं, बट यहां में जो एक्चुअल पावर होती है बेटा, अगर आप पावर को इसी के रिलेटेड, इसी के तरह लिखते हुए पावर को VRMS इंटू IRMS लिखेंगे, दिस इज द एपरेंट वैल्यू ऑफ द पावर। एपरेंट वैल्यू मतलब झूठी वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या निकल के आती है बेटा, इसके साथ एक और फैक्टर जुड़ता है दैट इज इक्वल्स टू cos phi। cos phi का फैक्टर एक एक्स्ट्रा जुड़ता है और इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। इसकी वैल्यू रहती है R बाय Z। ठीक है, इसकी वैल्यू रहती है R बाय Z। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं और मैं यहीं पर तुम्हें Z की वैल्यू बताऊं, तुम्हें पता चल गया था बेटा, अगर मुझे ये फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो कहना है राइट tan phi इज इक्वल्स टू VL माइनस VC डिवाइडेड बाय VR। और बेटा यहीं से फेज डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि वोल्टेज कितना आगे है करंट से। सिमिलरली अगर इन टर्म्स ऑफ बेटा रेजिस्टेंसेस की वैल्यू में मुझे लिखना हो तो यहाँ पर भी मैं tan phi को क्या लिख पाऊंगी, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। ठीक है, XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। अब अगर हम यहाँ पे आगे आए बेटा, इधर बात करें तो अगर आपके पास सर्किट में XL XC की वैल्यू बराबर हो गई, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो गया, उस केस में Z इज इक्वल्स टू R रह गया, है ना, सिर्फ और सिर्फ प्योर रेजिस्टर रह गया सर्किट में। तो बेटा cos phi की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। cos phi की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। यानी कि पावर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, VRMS इंटू IRMS, VRMS इंटू IRMS। सो दैट इज द प्योर रेजिस्टर सर्किट। और प्योर रेजिस्टर सर्किट में बेटा मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है।
प्योर रेजिस्टर सर्किट में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होता है। अगर हम बात करें प्योरली रेजिस्टर और प्योरली इंडक्टर सर्किट की, बेटा प्योरली रेजिस्टर या प्योरली इंडक्टर सर्किट में आपको पता है फाई की वैल्यू क्या रहती है, 90 डिग्री। प्योरली इंडक्टर सर्किट में करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, एंड प्योरली कैपेसिटर सर्किट में जो करंट रहता है वो लीड करता है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। इन बोथ द केसेस बेटा फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, एंड इफ द फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, पावर डिसिपेटेड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। पावर डिसिपेटेड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इज इट क्लियर? सो फॉर द केस ऑफ मिनिमम पावर आपके पास बेटा सर्किट में cos फाई की वैल्यू को जीरो होना पड़ेगा, उसके लिए फाई की वैल्यू को 90 डिग्री होना पड़ेगा। यानी कि प्योरली इंडक्टर एंड प्योरली कैपेसिटर सर्किट में बेटा देयर इज नो पावर लॉसेस, देयर इज नो पावर डिसिपेशन। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम बारी आती है बेटा एसी जनरेटर की। एसी जनरेटर बेसिकली जो एसी आपके घर पे सप्लाई आती है, दैट इज एन एसी सप्लाई, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आती है ना। तो बेटा अगर हम बात करें कि एसी जनरेटर क्या है, एसी जनरेटर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो आपके घर में बिजली आती है दैट इज ड्यू टू दिस ओनली, एसी जनरेटर की वजह से ही बेटा बिजली आ रही है घर में। एंड अगर यहाँ पे बात की जाए आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो क्या है बेटा, आपके पास इधर जो ईएमएफ का वैल्यू आता है, जो हम एक्सप्रेशन अभी तक लिख रहे थे ना, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, इसको हम E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। बेटा ये जो मैक्सिमम वैल्यू है E नॉट, दिस इज व्हाट, दिस इज NBA ओमेगा। NBA ओमेगा में NBA ओमेगा क्या है, मैं कैसे याद करवाती हूँ, मैं हमेशा बच्चों को इस तरीके से याद कराती हूँ, मैक्सिमम वैल्यू इज बैन W, याद रहेगा बैन W। B इज द मैग्नेटिक फील्ड, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया, N is the number of turns in the coil and omega is the angular frequency। ठीक है बेटा, this is the peak value, you need to remember this। and इस केस में भी AC जनरेटर के केस में भी बेटा जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वजह से जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एंड करंट भी कैसा प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है, टाइम के साथ इट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू। ठीक है, टाइम के साथ इट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू। सो आई होप बेटा एसी जनरेटर भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया है, आपने समझ लिया है। तो एक लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एलसी ऑसिलेशंस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एलसी ऑसिलेशंस। एलसी ऑसिलेशंस क्या है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बेटा, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। अगर मैं बोलूं कि टाइम के साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटर की ये जो एनर्जी है, दैट मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। जहां पे बेटा आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता है कितना होता है, Q नॉट स्क्वायर बाय 2C होता है। मैग्नेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ LI का स्क्वायर होता है, राइट। सो बेटा सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जिसको हम LC सर्किट बोलते हैं, और इसमें मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है विद द टाइम। एंड इसकी ऑसिलेशंस की वजह से बेटा देयर इज प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि आपका है नेक्स्ट चैप्टर। सो एलसी ऑसिलेशंस की वजह से ही बेटा आपके पास आगे फर्दर जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन कहां से होता है, एलसी ऑसिलेटर से होता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, सो यहाँ पे पीरियोडिक रहता है बेटा, और किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशंस होती हैं, द फ्रीक्वेंसी इज द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक्सप्रेशन सेम, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1/√of LC, जहां पे ओमेगा को आप फर्दर 2π into f सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। आई होप द थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू ऑल द पीपल हैव। एंड इसी से बेटा हमने खत्म कर लिया है अपना ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, ऑल कंसेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि नीट एग्जाम में हम फोड़ दें, 2023 का जो नीट एग्जाम आ रहा है उसमें हम अच्छा रैंक निकाल सकें, सो दिस इज अ हाई टाइम नाउ, गो एंड एनरोल इन दिस बैच बेटा, मिशन वाइट कोट, एज वेल एज अब जो हमारा नया बैच आया है बेटा, दैट इज यकीन बैच, मिशन वाइट कोट यकीन फाइनल। आप किसी में भी बेटा इनरोल कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप क्रिस्प वे में पढ़ें, कंसेप्ट्स के साथ साथ आप क्वेश्चंस लगाएं और
लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली बेटा जल्दी से जल्दी चैप्टर्स को, सिलेबस को कंप्लीट कर सके, मॉक टेस्ट दे सके और हमारे साथ जुड़ सके पर्सनली। बेटा जो पेड क्लास का फीलिंग होता है दैट इज़ समवट डिफरेंट, है ना, वो यूट्यूब क्लास से बहुत अलग होता है। वहाँ पे एक एक बच्चे का नाम याद होता है और अगर वो कुछ गलती करता है तो उसको हम पॉइंट आउट करके बोलते हैं स्पेशली कि आपने ये गलती करी है, यू नीड टू इम्प्रूव हेयर, और एक पर्सनल कनेक्ट फील होता है। और जब तक बेटा आपको टीचर के साथ पर्सनल कनेक्ट नहीं फील होता, आपको चीज़ें कभी समझ में आ ही नहीं सकती हैं। सो अगर आप भी ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ना चाहते हैं जिसमें आप हमसे पर्सनली इंटरैक्ट कर सकते हैं, तो कम एंड ज्वाइन इन दिस बैचेस। मिशन व्हाइट कोट और यकीन आप किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ बेटा मैं आपको एक बार प्रोसीजर भी बता देती हूँ दैट हाउ टू ज्वाइन इन दिस बैच। बेटा आपको सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे अड्डा 24/7 पे क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज के अंडर जैसे ही आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे बेटा, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको नीट पे जाना है। बेटा जैसे ही आप नीट पे ओपन करेंगे बेटा, ये दोनों बैचेज आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। द प्राइस ऑफ मिशन व्हाइट कोट इज हायर एज कंपेरेटिव टू दिस, बट आज हमारा अड्डा 24/7 का फाउंडेशन डे चल रहा है, तो आज आपको इस पे भारी डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। अगर आप यकीन फाइनल में इनरोल करते हैं तो बेटा जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कोड लगाना पड़ेगा। कोड होगा Y549। बेटा जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y549, बिकॉज दिस इज द कोड, अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ इशू, है ना, अगर आपको कुछ भी इशू आता है, कुछ सब्सक्रिप्शन के बाद कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनल कनेक्ट हो पाएंगे इफ़ यू विल यूज़ द कोड Y549। Y549 पे बेटा जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने पर आप देख सकते हैं जो इसकी कॉस्ट है दैट इज़ रिड्यूस टू 2900 समथिंग, है ना। 2900 में यू आर गेटिंग ऑल द स्टाफ, 11th 12th paid classes, then a lot of things, है ना, you are getting. So come and enroll now, what are you waiting for? आज ही ज्वाइन करें बेटा यकीन फाइनल बैच। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के बारे में बताना चाहूँगी बेटा। अगर आप सिंपली हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएंगे, है ना, इफ़ यू विल ओपन आवर चैनल्स प्लेलिस्ट, यहाँ पे मैं एक बार चैनल को ओपन कर देती हूँ। अगर आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पता नहीं आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं बेटा, बिकॉज मैंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बना दी हैं ऑलरेडी। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर स्टिल इन प्लान। यहाँ पे बेटा आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। आज हमारा अड्डा 24/7 का 14 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, सो फाउंडेशन डे है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप हमारे कोड के साथ चलेंगे तो आपको 17% का ऑफ मिलता है, दैट इज़ Y549। अगर आप इस कोड पे चलेंगे तो इस पर कम ऑफ मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा जब आप प्लेलिस्ट कॉलम में आएंगे ना, तो प्लेलिस्ट कॉलम में आप देख सकते हैं, ये देखिए आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, नीट 2023 प्रिपरेशन क्लास 11th and 12th फिजिक्स कंप्लीट सिलेबस इन निःशुल्क बैच। बेटा इसमें अगर आप पहली प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, 89 वीडियोस, यार कम नहीं होती है, कोई मेहनत नहीं करता है यूट्यूब पे इतनी कि आपको फुल ऑन कंसेप्ट वाइज डिटेल वीडियोस बना कर दे। 89 वीडियोस जिसमें कंप्लीट मैंने कंसेप्ट और प्रैक्टिस करवाया है। इसके अलावा भी आपके लिए एक सीरीज़ आ रही है जल्दी ही। और यहाँ पे बात करें बेटा, क्लास 12th के 1 शॉट्स हैं, देन आपके पास क्लास 11th के 27 अलग से वेक्टर्स का बेटा एक प्लेलिस्ट तैयार किया गया है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें क्लास 12th का बेटा आपका सारा सिलेबस है। ये देखो 12th के आपका सारा सिलेबस है, चाहे वो किरचॉफ्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, कैपेसिटेंस हो, मैग्नेटिज्म हो, सब कुछ कवर करा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर जो मैंने आज तुम्हें सुपर शॉर्ट रिवीजन, सुपर फास्ट रिवीजन में करवाया है, वो आपको इन डिटेल विद डीपीपी डिस्कशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो जाइए इस प्लेलिस्ट को जाकर आज ही सेव कीजिए और इसमें से वीडियोस को देखिए। 2x पर देखिए, आप 1.5x पर देखिए, 1x पर देखिए। बेटा देखोगे नहीं अगर चीज़ों को पढ़ोगे नहीं, अगर आप बोल रहे हो कि मैं 2024 एस्पिरेंट हूँ, अगर आप फिर भी इस प्लेलिस्ट में से देखोगे तो आज ही बेटा आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो जुड़ जाओ, प्लेलिस्ट को सेव करो। 11th और 12th दोनों की प्लेलिस्ट तैयार है। फर्दर आपके लिए और बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस सेशंस में प्लान कर रही हूँ। तो आज का सेशन मैं इतना ही रखूंगी, छोटा एंड क्रिस्प था, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं लिया है आज, क्योंकि आपको एक ही शॉट में सब कुछ कवर करवा दिया है। आपके लिए सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो कवर करा दिए गए हैं। इसी के साथ इसका जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैं कल लाइव लेकर आने वाली हूँ। कल लाइव हम 4 बजे जुड़ने वाले हैं।
इसमें आप सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिए हो, कल सिर्फ और सिर्फ बेटा हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. सो सी यू ऑल टुमारो इन द अपकमिंग क्लास. टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन NEET ATA 24/7. डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड शेयर द सेशन.